नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे बात की थी अपवाह तंत्र, जिसमें हमने देखा था कि क्रमवर्ती अपवाह तंत्र और आक्रमवर्ती अपवाह तंत्र। ठीक है, क्रमवर्ती में भी आपका कॉन्सिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट, रेस्क्वेंट आदि प्रकार थे। उसी प्रकार जो आपकी आक्रमवर्ती सरिता थी उसमें आपकी परवर्ती सरिता और प्रत्यारोपित या अध्यारोपित सरिता की बात हमने की थी। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है अपवाह प्रतिरूप यानी कि ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, ये आपका ड्रेनेज पैटर्न है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी प्रदेश या क्षेत्र में अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम के ज्यामितीय आकार तथा सरिताओं की स्थानिक व्यवस्था को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। ये आपको दो शब्द आपको याद रखना है कि ज्यामितीय आकार और सरिताओं की स्थानिक व्यवस्था कैसी है, स्पेशियल अरेंजमेंट कैसा है, ये आपका क्या कहलाता है, अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। ठीक है, जबकि तंत्र क्या होता है, एक प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदियों के जाल को क्या कहते हो, अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, किसी भी प्रदेश की सरिताओं की अवस्थिति, संख्या तथा प्रवाह दिशा उस प्रदेश के धरातलीय ढाल, संरचनात्मक नियंत्रण यानी कि वहाँ की जो संगठन है चट्टानों का वो कैसा है, शैलों की विशेषताएं, विवर्तनिकी कारक तथा हलचलों, जलवायु संबंधी दशाओं तथा वनस्पतियों से संबंधित विशेषताओं आदि पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी प्रदेश की सरिताओं की अवस्थिति, संख्या और प्रवाह की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो वह सब आपके ये हैं: धरातलीय ढाल, संरचनात्मक नियंत्रण, शैलों की विशेषताएं, विवर्तनिकी कारक, हलचलें, जलवायु संबंधी दशाएं और वनस्पतियां ही वहाँ की अवस्थिति, संख्या और प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती हैं किसी भी सरिताओं की। इस चित्र में आपको कुछ अपवाह प्रतिरूप के उदाहरण दिखाए गए हैं, जैसे आपका डेंड्रिक है, रेक्टेंगुलर, पैरेलल, ट्रेलाइज्ड, डेरेंज्ड और रेडियल। ये कुछ अपवाह प्रतिरूप के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम इन्हें एक एक करके देखेंगे। सामान्य रूप से निम्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्धारण किया गया है। ठीक है, सबसे पहला है आपका जालीनुमा यानी कि टेरेलिस ड्रेनेज पैटर्न, पादपाकार या वृक्षाकार भी बोलते हैं इसे, डेंड्रिक्ट ड्रेनेज पैटर्न, आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। इसके बाद है समानांतर यानी कि पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, अरीय या अपकेंद्रीय प्रतिरूप यानी कि रेडियल या कॉन्ट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप यानी कि सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न, कंटकीय प्रतिरूप यानी कि बारबेट ड्रेनेज पैटर्न, वलयाकार प्रतिरूप यानी कि एनुलर ड्रेनेज पैटर्न, अनिश्चित प्रतिरूप यानी कि इंटरमिनेट ड्रेनेज पैटर्न। इसके बाद है हेरिंगबोन प्रतिरूप यानी कि हेरिंगबोन ड्रेनेज पैटर्न और पाइनेट प्रतिरूप यानी कि पिनेट ड्रेनेज पैटर्न। ये सामान्य रूप से पाए जाने वाले कुछ प्रतिरूप हैं। अब हम इन्हें एक एक करके अच्छे से देखते हैं कि ये होते क्या हैं। तो जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप का विकास संरचना में ढाल के अनुरूप विकसित प्रधान अनुवर्ती सरिता तथा उसकी सहायक सरिताओं के प्रवाह जाल द्वारा होता है। अनुवर्ती सरिता दोस्तों आपको बताई थी हमने कि जो सरिताएं या नदियां ढाल के अनुसार प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण भी इसी से होता है। इसमें एक मुख्य नदी होती है और उसकी सहायक नदियाँ होती हैं। ठीक है,
इस तरह के प्रतिरूप का जो विकास है सामान्यतः समानांतर अपनतीय कटकों तथा अभिनतीय घाटियों वाली सरल वलित संरचना वाले भाग में होता है। अभिनति और अपनति आपको बताई थी कि अगर कोई मोड़दार संरचना है तो जो ऊपर वाला भाग है ये आपका अपनति है और जो नीचे वाला भाग है वो आपकी अभिनति है। ठीक है, तो मान लीजिए एक आपकी मान लीजिए वलित संरचना है, यहाँ पर एक अभिनति से एक मुख्य नदी बह रही है, तो अपनतियों से नदियाँ आकर के इस मुख्य नदी में मिलती हैं आकर के। ठीक है, तो इससे जिस प्रतिरूप का निर्माण होता है वो कौन सा होता है आपका जालीनुमा। यदि सरिताएं पास पास होती हैं तो प्रतिरूप जालीनुमा होता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों डिफरेंस। आयताकार प्रतिरूप और जालीनुमा प्रतिरूप में डिफरेंस क्या होता है ये आपको याद रखना है कि जालीनुमा प्रतिरूप में जो सरिताएं यानी कि नदियां हैं वो पास पास होती हैं, जबकि आयताकार प्रतिरूप में नदियों को दूर दूर होने पर वह क्या हो जाती हैं, आयताकार प्रतिरूप होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी आपको याद रखना है। यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है आपको टेरेल्स यानी जालीनुमा प्रतिरूप का। ये आपकी मुख्य नदी है और इसमें आपकी बहुत सारी सहायक नदियाँ दोनों सिरों पर आकर के यानी कि दोनों साइड से उस नदी में मिल रही हैं आपकी। ये आपकी जालीनुमा प्रतिरूप है। इसके बाद अगला प्रतिरूप है आपका पादपाकार अपवाह प्रतिरूप यानी कि डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। इनके दोस्तों आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसे दुमाकृतिक या वृक्षाकार प्रतिरूप भी कहते हैं, यानी पादपाकार प्रतिरूप कह लो या वृक्षाकार या द्रुमाकृतिक प्रतिरूप भी कह लो। ठीक है, इस प्रकार की सरिताओं का विकास मुख्य रूप से सपाट तथा चौरस विस्तृत ग्रेनाइट शैल वाले भाग में इनका विस्तार सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन दी गई है कि कहाँ पर वृक्षाकार प्रतिरूप पाए जाते हैं, तो सपाट और चौरस क्षेत्र होना चाहिए और वो ग्रेनाइट से निर्मित होना चाहिए। पादपाकार प्रतिरूप में क्षेत्र की एक प्रमुख जलधारा होती है और उसकी शाखाएं सभी दिशाओं से आकर मुख्य जलधारा से मिलती हैं। ठीक है, इस चित्र में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रमुख नदी दिखाई गई है। ये आपकी इंडस रिवर है। इंडस मतलब सिंधु नदी है। ठीक है, इस प्रमुख नदी में बहुत सारी नदियाँ मिल रही हैं। ये आपकी प्रमुख नदी है सिंधु नदी। इसमें आपकी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, इसके बाद है सतलज आकर के आपकी मिल रही हैं। ठीक है, तो यही बताया गया है कि एक प्रमुख जलधारा होती है, उसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं। इससे जिसका निर्माण होता है उसे आप क्या कहते हैं, पादपाकार या वृक्षाकार या दुमाकृतिक कहते हैं। क्योंकि इसका जब आप चित्र देखोगे तो ये मान लीजिए कि पेड़ के नीचे का भाग है, इसके बाद ये शाखाएं निकली, तो ये पेड़ जैसा ही प्रतीत हो रहा है आपको। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है। ये आपका पाकिस्तान है, ये थार डेजर्ट है जो कि भारत का पार्ट है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रतिरूप है अपवाह प्रतिरूप। यह प्रतिरूप भी दोस्तों कहीं ना कहीं जालीनुमा प्रतिरूप ही होता है। अभी आपको ऊपर बताया था कि जालीनुमा प्रतिरूप और आयताकार प्रतिरूप में डिफरेंस क्या होता है। आयताकार प्रतिरूप का विकास प्रायः उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर चट्टानों के जोड़ तथा संधियाँ आयत के रूप में होती हैं। इस कारण सर्वप्रथम संधियों के सहारे चट्टानों का अपक्षय द्वारा विघटन एवं वियोजन होता है। तदंतर यानी कि बाद में संधियों का विस्तार हो जाता है एवं उनमें बाही जल एकत्र होने लगता है। बाही जल यानी कि प्रवाहित होने वाला जल एकत्र होने लगता है। फलस्वरूप छोटे छोटे नालों का विकास होता है। ये नाले बढ़कर जलधाराओं का रूप धारण कर लेते हैं। कुछ समय बाद उस समस्त क्षेत्र में आयताकार संधियों के चारों तरफ जलधाराओं का विकास हो जाता है तथा नदियाँ समकोण पर एक दूसरे पर मिलती हैं। ये आपका कौन सा होता है, आयताकार प्रतिरूप। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एक पूरा भूभाग है, तो इसमें संधियाँ दिखाई दे रहे होंगे आपको, यानी कि जोड़ दिखाई दे रहे होंगे। तो इसी में जो विकसित हुआ है आपका, वो कौन सा विकसित हुआ है, आयताकार प्रतिरूप विकसित हुआ है। ठीक है,
इसके बाद है आपका अगला है अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, रेडियल और सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, चूंकि इस प्रकार के प्रतिरूप में नदियाँ एक स्थान से निकलकर चारों तरफ प्रवाहित होती हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये क्षेत्र है, ये एक पॉइंट है, तो यहाँ से नदियाँ बाहर की ओर निकल के चारों ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो ये कौन सा होता है आपका अपकेंद्रीय या सेंट्रीफ्यूगल अपवाह प्रतिरूप होता है। इस प्रकार के प्रतिरूप को केंद्र त्यागी या रेडियल अपवाह क्रम भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह के अपवाह प्रतिरूप के विकास के लिए आवश्यक दशाएं गुंबदाकार पर्वत या ज्वालामुखी शंकु हैं। ठीक है, गुंबदाकार पर्वत या ज्वालामुखी शंकुओं से मिलती है, जहां पर ऊपरी केंद्र से चारों तरफ प्रायः समान ढाल होता है। नदियां ऊपरी केंद्र से निकलकर चारों दिशाओं की ओर प्रसारित होती हैं। ठीक है, इस चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे कि एक गुंबदनुमा पर्वत है, यहाँ से नदियाँ निकल करके चारों ओर प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, यानी कि ये केंद्र है, केंद्र से चारों ओर निकल कर जा रही हैं, इसलिए इसे केंद्र त्यागी या अरीय प्रतिरूप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, यानी कि अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न। यह जस्ट सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न से विपरीत होता है। अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप से एकदम विपरीत होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था में नदियाँ चारों तरफ से निकल कर केंद्र की ओर जाती हैं, जबकि उसमें अपकेंद्रीय में क्या था कि एक आपका सेंटर था, यहाँ से नदियाँ बाहर निकल के जा रही थी। लेकिन इसमें क्या है, सेंट्रीपेटल में, तो इसमें बाहर से नदियाँ निकल कर के केंद्र के पास आ रही हैं। ठीक है, तो ये आपका अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप होता है। उसे अगर केंद्र त्यागी कहते हैं तो इसे केंद्रोन्मुख अपवाह प्रतिरूप भी कहा जाता है। इस तरह की व्यवस्था में नदियाँ प्रायः एक झील गर्त भाग में आकर गिरती हैं। उन ज्वालामुखी के शंकुओं में जिनमें क्रैटर झील का आविर्भाव हो जाता है केंद्रानुमुख अपवाह प्रतिरूप का विकास हो जाता है। इन्हें अंतर्देशीय अपवाह प्रतिरूप भी कहते हैं। ठीक है, यानी इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो संबंध है वो सागर से नहीं होता। तो आपको याद रखना है कि अंतर्देशीय अपवाह प्रतिरूप अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का ही दूसरा नाम है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो संबंध है वो सागर से नहीं होता। ठीक है, इस चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप को। ये एक झील है। ठीक है, एक झील को दिखाया गया है। यहाँ पर चारों तरफ से नदियाँ निकल करके एक केंद्र में जा रही हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है? अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। इसके बाद अगला अपवाह प्रतिरूप है आपका वलयाकार अपवाह प्रतिरूप, यानी कि एनुलर ड्रेनेज पैटर्न। वलयाकार अपवाह प्रतिरूप को चक्राकार क्रम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो जलधाराएं हैं एक वृत्त के आकार में फैली होती हैं। इस तरह के अपवाह प्रतिरूप मुख्य रूप से प्रौढ़ एवं घर्षित गुंबदीय पर्वतों में विकसित होते हैं। प्रौढ़ का मतलब क्या होता है? पुराना। ठीक है, और गुंबदीय पर्वत कैसे होते हैं आपके? ऐसे होते हैं। इन्हीं गुंबदीय पर्वतों का जब घर्षण हो जाता है या वो वृद्ध हो जाते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं, तो वहाँ पर विकसित होने वाला जो आपका प्रतिरूप है वो कौन सा है? वलयाकार। इन गुंबदों पर नदियाँ उनकी परिक्रमा करते हुए प्रवाहित होती हैं। जैसे इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, इसे थोड़ा छोटा करके देखते हैं हम। इसमें डॉम माउंटेन, डॉम का मतलब होता है दोस्तों गुंबद होता है, डॉम का मतलब गुंबद ही होता है। ठीक है, इस पर्वत के किनारे जो नदियां हैं वो चक्राकार रूप में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, इसके बाद वो बाहर की तरफ निकल जाती हैं।
ठीक है, इसीलिए इसे चक्राकार अपवाह प्रतिरूप भी कहते हैं। इसके बाद अगला अपवाह प्रतिरूप है आपका कंटकीय अपवाह प्रतिरूप, यानी बारबेड ड्रेनेज पैटर्न। इसमें क्या होता है, जब मुख्य नदी के ऊपरी भाग में ऐसी सहायक जलधाराएं मिलती हैं जिनके प्रवाह की दिशा मुख्य नदी के विपरीत होती है, ठीक है, यानी एक नदी अगर ऐसे प्रवाहित हो रही है तो दूसरी नदी यानी जो सहायक नदी है वो उसकी मुख्य धारा क्या होगी, विपरीत दिशा से आकर के इसमें मिलेगी। है इसकी सहायक नदी लेकिन विपरीत ओर से आकर के मिल रही है, ठीक है, यानी ये अगर पूर्व की ओर बह रही है तो ये पश्चिम की ओर बह करके आकर इसमें मिलेगी, हुआ करती है। तो इन सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रवाह क्रम को कंटकीय प्रवाह प्रतिरूप कहते हैं। जैसे आप इस चित्र में भी देख पा रहे होंगे, ठीक है, एक नदी आपकी सीधी ये प्रवाहित हो रही है तो ये विपरीत दिशा में प्रवाहित होकर आ रही है, क्योंकि ये तो पूर्व जा रही है, ये आपकी दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार इस चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे, ये एक मुख्य नदी है, इस नदी में ये सहायक नदी आपकी आ रही है जो कि विपरीत दिशा से आ रही है और समकोण पर जाकर के मिल रही है। ये आपका बारबेड स्ट्रीम सिस्टम है। इसके बाद अगला है आपका पदनुमा अपवाह प्रतिरूप, यानी पिनेट ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। पदनुमा यानी पक्षियों के पैर यानी पंख के आकार का अपवाह प्रतिरूप का विकास खड़े ढाल वाली श्रेणियों से, ये दोस्तों आपको याद रखना है कि खड़े ढाल वाली श्रेणियों से, श्रेणियों मतलब पर्वत श्रेणियों से, खड़े ढाल वाली पर्वत श्रेणियों से आवृत सक्रिय अनुदैर्ध्य घाटियों वाले भागों में होता है। तो ये आपको याद रखना है। पार्श्ववर्ती समानांतर पर्वत श्रेणियों के तीव्र ढालों से सरिताएं निकलकर प्रधान अनुदैर्ध्य अनुवर्ती सरिता से न्यून कोण पर जाकर मिलती हैं। जैसे ऊपरी सोन नदी एवं नर्मदा का अपवाह प्रतिरूप पदनुमा अपवाह प्रतिरूप का प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये मान लीजिए एक पर्वत है आपका, ठीक है, एक नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है जो कि मुख्य नदी है, ठीक है, और ये जो पर्वत श्रेणी है इसका ढाल कैसा है, खड़ा है, तो इसमें जो नदियाँ निकलेंगी वो ऐसे मुख्य धारा में मिलती चली जाएंगी। तो इससे किसका निर्माण होता है, ये आपका निर्माण होता है पदनुमा अपवाह प्रतिरूप का। इस चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी मुख्य नदी है, ठीक है, और इस पर जो नदियाँ आकर के मिल रही हैं ऐसे मिल रही हैं, तो इसका आकार जो है वो देखने में कुछ पदनुमा यानी कि पंख के समान प्रतीत होता है पक्षियों के, इसलिए इसे पिनेट अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। इसके बाद है आपका अगला है हेरिंग अस्थि अपवाह प्रतिरूप, यानी हेरिंग बोन ड्रेनेज पैटर्न। हेरिंग जो अस्थि होती है दोस्तों, हेरिंग एक मछली की हड्डी का एक ढांचा है, ठीक है, यानी कि हेरिंग एक मछली है, अस्थि मतलब हड्डियों का ढांचा है। अपवाह प्रतिरूप जो पसली प्रतिरूप यानी कि रिब पैटर्न मनुष्य की पसलियों के समान होता है, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है, का विकास तेज ढाल वाली पर्वत श्रेणियों के मध्य विस्तृत घाटियों वाले भागों में होता है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। जो पिनेट था आपका, उसमें जो घाटियाँ थी वो कैसी थी, सकरी थी, लेकिन हेरिंग अस्थि में क्या है, ये चौड़ी घाटियाँ हैं, ढाल दोनों में तीव्र था, ठीक है, यानी कि तीव्र ढाल ये है और तीव्र ढाल ये है, ठीक है, लेकिन हेरिंग अस्थि में क्या है कि जो ये बीच वाला क्षेत्र है वो चौड़ा है, लेकिन पिनेट में यही क्षेत्र सकरा था। तो ये आपको याद रखना है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये आपकी एक चौड़ी घाटी है, इस तरफ पहाड़ी है, इस तरफ भी पहाड़ी है और इनका ढाल बहुत तीव्र है, ठीक है। तो इनसे वाली जो निकलने वाली नदियां हैं वो सीधे इस मुख्य नदी में जा कर के मिल रही हैं। इसका आकार जब आप देखोगे तो मछलियों हेरिंग अस्थि के यानी हेरिंग मछली के हड्डियों के ढांचे के समान या मनुष्य की पसलियों के समान प्रतीत होगा, इसलिए इसे नाम दिया गया है।
इसके बाद अगला है आपका समानांतर अपवाह प्रतिरूप। समानांतर अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत अनेक नदियाँ एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हैं, प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती हैं, यानी कि समानांतर प्रवाहित होती हैं। एक नदी ऐसी बह रही तो दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी ऐसे प्रवाहित होती हैं, और ये सभी एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं, क्योंकि ढाल सभी का क्या है, इसी ओर है, तो इसी ओर प्रवाहित होंगी। इस तरह का प्रतिरूप समान ढलुआ सागर, तटीय मैदान या क्वेस्टा मैदान पर अधिक होता है। तो ये आपको याद रखना है, तटीय मैदान या क्वेस्टा मैदान या ढलुआ सागर पर होता है। भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इस तरह का अपवाह प्रतिरूप विकसित हुआ है। ठीक है, ये चित्र में देख सकते हैं आप। इस तरफ आपका ये सागर भरा हुआ है। ठीक है, ये आपकी एक पहाड़ी है, ये आपका एक सागर भरा हुआ है, इसे आप अरब सागर कह लो अगर भारत की तुलना करें हम। इसके बाद यहाँ पर एक पश्चिमी घाट पर्वत है आपका, आपको पता है। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ ये हैं आपकी जो कि सीधे जा कर के सागर से मिल रही हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के समानांतर हैं सब, और सभी इस प्रादेशिक ढाल का अनुसरण कर रही हैं, अतः इस जो प्रतिरूप बनेगा वो समानांतर प्रतिरूप होगा। ठीक है, इसके बाद है अनिश्चित अपवाह प्रतिरूप, यानी इंडटरमिनेट ड्रेनेज पैटर्न। जब किसी स्थान विशेष पर नदियाँ या उनकी सहायक नदियाँ एक दूसरे से इतनी गुथी होती हैं, यानी उलझी हुई होती हैं, कि उनके प्रवाह मार्ग या अपवाह प्रतिरूप का निश्चित करना ही कठिन हो जाता है। अब जब निश्चित नहीं हो रहा तभी तो निश्चित बोला गया है। कठिन हो जाता है तो उस प्रणाली को अनिश्चित प्रवाह क्रम या जटिल प्रवाह या मिश्रित अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। तो कई सारे नाम है इसके, अनिश्चित, जटिल या मिश्रित अपवाह प्रतिरूप, यानी कॉम्प्लिकेटेड और कंपाउंड ड्रेनेज पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की कि अपवाह प्रतिरूप क्या होता है। इसके साथ साथ हमने कई जो सामान्य रूप से पाए जाने वाले अपवाह प्रतिरूप हैं उनके बारे में बात की, जैसे जालीनुमा, पादपाकार यानी टेरेल्स और डेंड्रिटिक, रेक्टेंगुलर यानी आयताकार, पैरेलल यानी समानांतर, रेडियल यानी अरीय प्रतिरूप, सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपेटल यानी अभिकेंद्रीय, बारबेड यानी कंटकीय, एनुलर यानी वलयाकार, इंडटरमिनेट यानी अनिश्चित, हेरिंगबोन यानी हेरिंगबोन प्रतिरूप, पाइनेट यानी परनुमा प्रतिरूप के बारे में आपसे हमने चर्चा की है दोस्तों। ठीक है, इसका जो PDF होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।